हेलो, मैं शिव कुमार प्रजापति। आज आप लोग को सिंपली सपोर्टेड आरसीसी बीम की डिज़ाइन कैसे की जाती है स्टेप टू स्टेप बताऊंगा। चलिए स्टेप स्टार्ट करने से पहले हम बीम सेक्शन के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये हमारा बीम का एल सेक्शन, सपोर्ट से सपोर्ट तक की जो डिस्टेंस होती है इसको क्लियर स्पैन कहते हैं। सपोर्ट के मिड से सपोर्ट के मिड तक की जो डिस्टेंस होती है इसको इफेक्टिव स्पैन बोलते हैं। ये हमारे बीम का क्रॉस सेक्शन, इसको ओवरऑल डेप्थ बोलते हैं। यह है ब्रेथ ऑफ बीम। बीम के टॉप एंड से बॉटम बार्स के मिड तक की जो डिस्टेंस होती है इसको इफेक्टिव डेप्थ बोलते हैं। बार्स के सेंटर से बीम के बॉटम एंड तक की जो डिस्टेंस होती है इसको इफेक्टिव कवर बोलते हैं। ये हमारा क्लियर कवर, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है इसको क्लियर कवर बोलते हैं। चलिए डिजाइन स्टेप स्टार्ट करते हैं। डिजाइन कार्य के अंतर्गत दिए गए पार्ट तथा भारों के लिए रेनफोर्स कंक्रीट सेक्शन की ब्रेथ, डेप्थ तथा एरिया स्टील निर्धारित करनी होती है और इसकी शियर और बाउंड में जांच करनी होती है। डिजाइन स्टेप्स निम्नलिखित हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन में जितने डेटा गिवन होते हैं सब हम उसको पहले लिख लेते हैं। स्टेप नंबर सेकेंड में हम बीम की साइज़ को एज्यूम करते हैं। यदि बीम की साइज़ दी होती है तो हम सीधे डायरेक्ट लोड निकालते हैं। अगर साइज़ नहीं दी होती है तो हमको साइज़ को एज्यूम करना पड़ता है। इसके लिए IS 456 2000 के अकॉर्डिंग बीम ऑफ डिफ्लेक्शन के लिए L/D का रेशियो सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए मैक्सिमम 20 होता है और कैंटिलीवर के केस में L/D का जो मैक्सिमम रेशियो होता है 7 होता है और कंटिन्यूअस बीम के केस में L/D का जो रेशियो होता है 26 होता है। चूँकि हम यहाँ सिंपली सपोर्टेड बीम की बात कर रहे हैं तो यहाँ से हम D की वैल्यू निकाल लेंगे। तो D हमारा जो आता है वह मिनिमम वैल्यू आती है। ठीक है, यहाँ से जो हमारा D आएगा इफेक्टिव डेप्थ वह मिनिमम वैल्यू आता है। तो डिजाइन करते समय हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि इस मिनिमम वैल्यू जो इफेक्टिव डेप्थ की आई है इससे कुछ ज़्यादा ही लेना है। जैसे ये आ गया हमारा वैल्यू 300 mm, तो हम 350 या 400 mm ले सकते हैं। ठीक है, ये सिंपली सपोर्टेड के लिए है, कंटिन्यूअस के लिए है और कैंटिलीवर के लिए है। ब्रीथ ऑफ बीम्स, आगे चलते हैं, देखते हैं ब्रीथ ऑफ बीम क्या होता है। ब्रीथ ऑफ बीम होता है इफेक्टिव डेप्थ बाई 2 प्लस या इफेक्टिव डेप्थ बाई 3 या थिकनेस ऑफ सपोर्ट। इसमें से हम कोई भी यूज कर सकते हैं। अगर हमारा थिकनेस ऑफ सपोर्ट दिया है तो हम ब्रीथ ऑफ बीम वही लेंगे। अगर नहीं दिया है तो थंब रूल के अकॉर्डिंग D/2 या D/3 बी का मान ले लेते हैं। ठीक है, ओवरऑल डेप्थ ऑफ बीम, इफेक्टिव डेप्थ प्लस इफेक्टिव क्लियर कवर। इफेक्टिव क्लियर कवर हमारा 25 से 50 mm एज्यूम किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। स्टेप नंबर 3, इफेक्टिव स्पैन। इफेक्टिव स्पैन हमारा होता है क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ या क्लियर स्पैन प्लस थिकनेस ऑफ सपोर्ट। इन दोनों वैल्यू में जो वैल्यू कम आता है उस वैल्यू को हम लेते हैं। स्टेप नंबर 4, लोड कैलकुलेशन। यहाँ से हम लोड कैलकुलेशन करते हैं। लाइव लोड, जो हमारे बीम पे लोड आ रहा है उसको लाइव लोड बोलते हैं और बीम का सेल्फ लोड जो होता है पर मीटर के लिए उसको हम डेड लोड या सेल्फ लोड ऑफ बीम बोलते हैं। और आरसीसी की डेंसिटी जो होती है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होती है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम बी मीटर लेते हैं और डी मीटर लेते हैं या मीटर क्यूब लेते हैं तो ये यहाँ से कट जाता है, तो यहाँ हमको क्या बचेगा 25 किलो न्यूटन पर मीटर। अब टोटल लोड निकाल लेते हैं। टोटल लोड होता है लाइव लोड प्लस डेड लोड। स्टेप नंबर 5 पे चलते हैं। स्टेप नंबर 5 में हम फैक्टर डिजाइन लोड निकालते हैं।
फैक्टर ऑफ डिजाइन लोड के लिए टोटल लोड में पार्शली फैक्टर ऑफ सेफ्टी के मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो एलएसएम मेथड में फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 लेते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या लग गया, फैक्टर ऑफ डिजाइन लोड निकल के आता है। नेक्स्ट स्टेप 6, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। यदि खंड माप ज्ञात हैं, यदि हमको सेक्शन की साइज दी होती है तो हम एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एक्सयू की वैल्यू निकालते हैं। एक्सयू इक्वल टू होता है 0.87 FY/AST बटा के 0.36 FCK इंटू बी। अथवा लिमिटिंग वैल्यू ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जब हमारा सेक्शन की साइज नहीं दी होती है और प्रबलन इस्पात की मात्रा नहीं दी होती है तो हम इस सूत्र से निकालते हैं। एक्सयू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, इसके लिए फार्मूला होता है 700 इंटू डी बटा के 1100 प्लस 0.87 FI। यहाँ से हम एक्सयू की लिमिटिंग की वैल्यू निकालते हैं। हम डायरेक्ट टेबल 3.3 DB गुप्ता विक्रम सिंह के बुक से टेबल 3.3 से हम डायरेक्ट एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है। स्टेप नंबर 7, स्टेप नंबर 7 में फैक्टर डिजाइन बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं। तो जो हमारा यूडीएल बीम पे यूडीएल आता है, आप लोग सोम में पढ़ चुके हैं। तो इसके लिए होता है यूडीएल के लिए MU इक्वल टू MU L²/8 होता है। ट्रेंगुलर फोर्स के लिए WL/6 होता है। नेक्स्ट स्टेप 8, फैक्टर ऑफ डिजाइन शियर फोर्स। यूडीएल के केस में WUL/2 हो जाता है, पॉइंट लोड के केस में WU/2 होता है। स्टेप नंबर 9, चेक इफेक्टिव डेप्थ। जो एज्यूम डी हम किए हैं अब उसको हम चेक करेंगे कि वो हमारा सही है कि नहीं। इसके लिए MU इक्वल टू MU लिमिटिंग करते हैं। MU की वैल्यू हम पहले से निकाल लिए होते हैं, यहाँ से हमको निकल लिया होता है यहाँ से MU की वैल्यू। और MU लिमिटिंग का फार्मूला होता है, MU लिमिटिंग का फार्मूला देखिए ये है 0.36 FCK XU लिमिटिंग इंटू बी डी माइनस 0.42 XU लिमिटिंग। यह फार्मूला था। अगर स्टील के केस में लें तो FE 250 के लिए 0.148 FCK BD², FE 415 के लिए 0.138 FCK BD², 500 के लिए 0.133 FCK BD²। ठीक है, यह फार्मूला ये MU का वैल्यू होता है। ठीक है, यहाँ से हम यहाँ पर D की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये मान हमको पहले से पता है, फार्मूला रखेंगे, यहाँ से D की वैल्यू निकल जाएगी। जो D निकलेगा हमारा वो प्रोवाइड D कहलाता है। ये मतलब हमको प्रोवाइड करना है, इफेक्टिव डेप्थ इतना हमको प्रोवाइड करना है। जब हमारा प्रोवाइड डी इज लेस देन एज्यूम डी से होता है तो हमारा बीम क्या है, सेफ है। अगर प्रोवाइड डी एज्यूम डी से क्या है, ग्रेटर है, अधिक है, तो बीम हमारा सेफ नहीं है। इसके लिए हमको डी फिर से निकालना पड़ेगा। तो हम स्टेप 2, 3, 4, 5 को रिपीट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, स्टेप नंबर 10, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ से हमको डी की वैल्यू मिल जाती है तो हम क्या निकालते हैं, यहाँ से अब MU लिमिटिंग की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर डी की वैल्यू रखेंगे। तो MU लिमिटिंग इक्वल टू 0.36 FCK XU लिमिटिंग इंटू बी। यहाँ पर डी की वैल्यू पुट कर देंगे। XU लिमिटिंग की वैल्यू हमको पता है तो यहाँ हमको MU लिमिटिंग की वैल्यू आ जाएगी। या हम इस फार्मूले से स्टील के केस में जो भी स्टील आपका दिया है क्वेश्चन में 250 FE 415 FE 500, यही 3 प्रकार का स्टील ही देता है। तो ये फार्मूला बल्कि आसान है, यहाँ से आपको जल्दी से निकल जाएगा। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, MU लिमिटिंग की। और ये D की वैल्यू हम यहाँ से ऊपर से जो निकाले हैं ये वैल्यू हम रख देंगे एजूम जो किए हैं। ठीक है, यहाँ से हम D की वैल्यू MU लिमिटिंग निकल जाएगा। स्टेप नंबर 11, चेक बीम सेक्शन। MU हमको पता हो गया, MU लिमिटिंग पता हो गया, तो हम दोनों को कंपेयर करेंगे और चेक करेंगे कि बैलेंस सेक्शन हमारा किस टाइप्स का है। जब MU इक्वल टू MU लिमिटिंग होता है तो हमारा सेक्शन कैसा होता है, बैलेंस होता है। जब MU इज लेस देन MU लिमिटिंग के होता है तो सेक्शन हमारा अंडर इनफोर्स होता है। जब MU इज ग्रेटर देन MU लिमिटिंग के होता है तो सेक्शन हमारा ओवर इनफोर्स होता है। ओवर इनफोर्स के केस में हमको बीम की साइज बढ़ानी पड़ती है, साइज़ को चेंज करना पड़ता है, या हमको सीधे डबली रेनफोर्स बीम्स डिजाइन करनी पड़ती है। नेक्स्ट स्टेप
12 एरिया ऑफ स्टील। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं और यहाँ से एरिया ऑफ स्टील निकालते हैं। तो बैलेंस सेक्शन के लिए जब हमारा एम यू इक्वल टू एम यू लिमिटिंग के होता है तो हमको एरिया ऑफ स्टील निकालना होता है इस फार्मूले से। ए एस टी बराबर एम यू बटा के 0.87 एफ वाई डी माइनस 0.42 एक्स यू लिमिटिंग। एक फार्मूला ये है, दूसरा फार्मूला हमारा ए है और तीसरा फार्मूला यह। तीनों फार्मूले में कोई भी फार्मूला हम रख सकते हैं। ये फार्मूला हमारा ए एस टी इक्वल टू 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स यू लिमिटिंग बटा के 0.87 एफ वाई, अथवा नेक्स्ट फार्मूला हमारा है ए एस टी इक्वल टू पी टी लिमिट इंटू बी इंटू डी। यहाँ पी टी लिमिट की वैल्यू होता है 0.414 एफ सी के एक्स यू लिमिटिंग बटा के एफ वाई इंटू बी, या पी टी लिमिट की वैल्यू हम सीधे टेबल 5.7 से पढ़ सकते हैं। यहाँ से हमको पी टी लिमिट की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पर रख देंगे। बी की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, ए एस टी हमारा निकल आएगा। अंडर रेनफोर्स सेक्शन के केस में जब एम यू इज लेस देन एम यू लिमिटिंग होता है तो हमको डायरेक्ट ए एस टी की वैल्यू इस फार्मूले से निकाला जा सकता है। ए एस टी बराबर होता है 0.5 एफ सी के बटा के एफ वाई ब्रैकेट में 1 माइनस रूट 1 माइनस 4 एम बटा के एफ सी के इंटू बी डी ब्रैकेट बन बी डी। ये फार्मूला, इससे हमको एस टी की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाती है। अगर ये फार्मूला याद नहीं है तो इस फार्मूले से भी हम क्या करते हैं, एस टी की वैल्यू निकालते हैं। एस टी इक्वल टू होता है एम यू 0.87 एफ वाई ब्रैकेट में डी माइनस 0.42 एक्स यू। यहाँ पर एक्स यू है ना कि एक्स यू लिमिटिंग है, तो एक्स यू इक्वल टू होता है 0.87 एफ वाई ए एस टी बटा के 0.36 एफ सी के इंटू बी। ये इसमें एक्स यू की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा जो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा तो एक द्विघाती समीकरण बनेगा। इस द्विघाती समीकरण को हम श्रीधराचार्य के फार्मूले से सॉल्व करेंगे। दो वैल्यू आएंगे, एक मैक्सिमम आएगा, एक मिनिमम आएगा। तो जो मिनिमम वैल्यू होगी उसी को हम एस टी की वैल्यू मानेंगे। ठीक है। ओवर एनफोर्स सेक्शन के केस में जब एम यू ग्रेटर देन एम यू लिमिटिंग के होता है तो एल एस एम में ओवर एनफोर्स सेक्शन स्वीकार नहीं किया जाता है। ऐसे केस में सेक्शन की साइज को बढ़ाया जा सकता है अथवा डब्ल्यू रेनफोर्स डिजाइन किया जा सकता है। स्टेप नंबर 13 मिनिमम एरिया ऑफ स्टील। एरिया ऑफ स्टील हम निकाल चुके हैं, अब मिनिमम एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे। मिनिमम एरिया ऑफ स्टील का ये फार्मूला है ए एस टी मिनिमम इक्वल टू 0.85 इंटू बी डी बटा के एफ वाई, इस फार्मूले से। अब नेक्स्ट स्टेप 14 में मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील। मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील होता है बीम सेक्शन का 4%। जो बीम की साइज होती है उसका 4% हम ले लेते हैं, तो यहाँ से मैक्सिमम ए एस टी हमारा निकल जाता है। देखिए जो ए एस टी प्रोवाइड, जो हमारा ए एस टी शुरू में निकला था वह ए एस टी मिनिमम ए एस टी से कम नहीं होना चाहिए और मैक्सिमम ए एस टी से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है। स्टेप नंबर 15 चेक इन शियर। अब हम क्या करेंगे, बीम को चेक करेंगे शियर के लिए। नॉमिनल शियर स्ट्रेस टाउ भी इक्वल टू होता है टाउ भी यू बटा के बी डी। अब टाउ भी हमको पता है, अब टाउ सी निकालेंगे। तो टाउ सी हमारा डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट और परसेंटेज ऑफ स्टील। टाउ सी की वैल्यू हमको टेबल से मिलता है, तो टाउ सी की वैल्यू देखने के लिए हम पहले परसेंटेज ऑफ स्टील निकालेंगे। ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ स्टील हमने यहाँ पे निकाल लिया और ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमको पता हो जाता है, क्वेश्चन में दिया रहता है। तो टेबल 4.1 डी बी गुप्ता विक्रम सिंह के बुक से मैंने लिख दिया यहाँ पे। वैसे आई एस 456/2000 के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं आई एस के लिए। तो यहाँ 4.1 डी बी गुप्ता से है। तो डिजाइन शियर फॉर टाउ सी की वैल्यू हम देख सकते हैं यहाँ से, और टाउ सी मैक्स की वैल्यू हम 4.3 से। टाउ 6 की वैल्यू यहाँ पे आप जो है 4.3 डी बी गुप्ता विक्रम सिंह के बुक से पढ़ सकते हैं। अब देखिए यदि टाउ भी इज ग्रेटर देन टाउ सी मैक्स तो सेक्शन हमारा क्या होगा, वह फिर से डिजाइन करना हो सकता है, उसको हम फिर से डिजाइन करेंगे क्योंकि जो टाउ भी हमारा है अधिक है, ठीक है, टाउ सी मैक्स से, तो हमको सेक्शन को रिपीट करना होगा, रीडिजाइन करना होगा।
यदि टाउ भी इज ग्रेटर देन टाउ सी बट लेस देन टाउ सी मैक्स, तो सेक्शन शियर में रेनफोर्स देना होगा, सेक्शन शियर में रेनफोर्स देना होगा, या बेंटअप बार के रूप में, स्टीरअप के रूप में, या दोनों रूपों में दिया जा सकता है। ठीक है, यदि टाउ भी इज लेस देन टाउ सी, तो सेक्शन में शियर रेनफोर्स देने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी नॉमिनल शियर रेनफोर्स दे सकते हैं, तो वह हम स्टीरअप के रूप में अक्सर देते हैं। स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप, जो हम स्टीरअप देते हैं, यहाँ पे जैसे स्टीरअप ये होता है, बॉटम बार्स होता है, टॉप बार्स होता है, यहाँ पे जो स्टीरअप आता है, ये स्टीरअप के बीच की स्पेसिंग हमको पता करनी होती है, ये स्पेसिंग। तो इसके लिए फार्मूला है हमारा एस भी इक्वल टू 0.87 FY इंटू AST इंटू बी बटा के VUS। ये फार्मूले से हम स्टीरअप के बीच की स्पेसिंग निकाल लेते हैं, जहाँ VUS इक्वल टू होता है टाउ VU माइनस टाउ C इंटू बी इंटू डी। इसको अच्छे समझ लेते हैं। जैसे हमारा ये बीम सेक्शन है, इस पर शियर फोर्स आया VU, और इसके अंदर जो कंक्रीट है उसने रेजिस्टेंस शियर फोर्स VC लगा दिया। अगर हमारा VU VC से क्या है, अधिक है, तो हमारा क्या होगा, ये फेल होने के कगार पे होगा। तो कितना अधिक है जानने के लिए VU माइनस VC, यानी एक्स्ट्रा शियर फोर्स हमारा कितना आएगा VSV, यानी इसके लिए हमको स्टीरअप देने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए हम स्टीरअप देंगे, जो हमारा स्टीरअप रहेगा वो इतना शियर फोर्स रेजिस्टेंस करेगा, इसके लिए हम स्टीरअप देंगे। ठीक है, ये VC की वैल्यू है, इसको हम VC कहते हैं, VC यानी बल बराबर प्रतिबल गुणे एरिया। ठीक है, मैक्सिमम स्पेसिंग, मैक्सिमम स्पेसिंग क्या होती है भाई, मैक्सिमम स्पेसिंग हम इस फार्मूले से निकालते हैं 0.87 FY ASB बटा के 0.4B, यह फार्मूला है आपका। यह मिनिमम स्पेसिंग और मैक्सिमम स्पेसिंग, ये दोनों का कंपेयर करते हैं। ये स्पेसिंग 0.75D अथवा 300 mm, जो भी मिनिमम है वही लिया जाएगा। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, यह हमारा 0.75 और 300 mm जो भी मिनिमम होता है वही लिया जाता है। स्टेप 16 चलते हैं। चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ और बॉन्ड। डेवलपमेंट लेंथ चेक करते हैं, यानी बीम जो होता है, इस बीम के अंदर यह हमारा जो सरिया होता है यह कितना पेनिट्रेट हो कि इसको हम खींच न सके, हमारा डेवलपमेंट लेंथ होता है। कितना इसको पेनिट्रेट किया जाए, LD। ठीक है, ये हमारा LD होता है। तो LD के लिए, LD हमारा जो होता है डेवलपमेंट लेंथ इज लेस देन 1.3 M1 बटा के VU प्लस L0, यानी LD की वैल्यू हम निकाल लें और L0 की वैल्यू निकाल लें। M1 की पता है हमको, ये है फैक्टर डिजाइन बेंडिंग मोमेंट, VU फैक्टर डिजाइन शियर फोर्स पता है। LD की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो LD हमारा होता है यहाँ से LD इक्वल टू 0.87 FY 5 बटा के 4 टाउ BD। टाउ BD की वैल्यू हम टेबल 4.4 से पढ़ लेते हैं, यहाँ हमको LD की वैल्यू मिल जाती है। अब हुक और बेंड एंकर लेंथ के लिए L0 को कहते हैं हुक या बेंड एंकर लेंथ। ठीक है, L0 होता है 12 फाई या D, जो भी अधिक हो। फाई क्या है, डायमीटर ऑफ बार्स, जो भी डायमीटर यूज कर रहे हैं बार्स के लिए उसका हम वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। ये D क्या है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम। इन दोनों वैल्यू में से जो वैल्यू अधिक होती है वही L0 की वैल्यू लेते हैं। अब इस फार्मूले में पुट कर देंगे LD की वैल्यू और L0 की वैल्यू, M1 की पता है, VU की पता है, ये सारी वैल्यू पुट करेंगे। हमारा LD की वैल्यू हमेशा इससे क्या होनी चाहिए, कम आनी चाहिए, तो हमारा बीम क्या होगा, सेफ होगा। स्टेप नंबर 17, एक्स्ट्रा स्टील। स्टीरअप को अपनी स्थिति में बनाए रखने के लिए प्रत्येक कोने में एक एक एंकर बार अलग से डाली जाती है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये हमारा बार्स निकल के आ जाता है,
स्टीरअप हमको क्या देना पड़ता है यहाँ पे, इस तरीके से स्टीरअप देना पड़ता है। इस स्टीरअप्स को अपनी स्थिति में बनाए रखने के लिए इस कोने में और इस कोने में हम क्या करेंगे, एंकर बार देते हैं। ठीक है, इसको लटकन छड़ या एंकर बार बोलते हैं। अब फिगर ड्रा कर लेते हैं। जो एल सेक्शन क्रॉस सेक्शन हमारा आया है, जो हमने डिजाइन किया है, उसका फिगर हम यहाँ पे बना लेते हैं। देखिए इस तरीके से बनेगा फिगर। इफेक्टिव स्पान हमको पता नहीं था, इफेक्टिव स्पान हम पता कर लिए। ब्रीथ ऑफ बीम अगर ब्रीथ ऑफ या थिकनेस ऑफ वाल अगर दिया है तो ठीक है, अगर नहीं दिया है तो इसको भी हम निकाल लेते हैं। ये इसको हम 300 mm मान लेते हैं। ठीक है, ये स्टीरअप्स हमारे निकल गए हैं, स्पेसिंग निकल गई है। एल सेक्शन हम बना लेंगे। और क्रॉस सेक्शन के लिए ये नंबर्स ऑफ बार्स पता हो गया, ओवरऑल डेप्थ पता हो गया, ब्रेथ ऑफ बीम पता हो गया, इफेक्टिव डेप्थ पता हो गया, क्लियर इफेक्टिव कवर हम मानते हैं 25 से 50 mm जो भी है। ठीक है, ये सारा चीज़ हम लिख के यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करके फिगर ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।